अब यहाँ पे पहला प्रश्न जो हमारा है, कहता है वह सूचर जो दो पेराइटल अस्थियों के मध्य में पाया जाता है। यह शिशु का मान गए हेड है ऊपर का, समझ गए, ऊपर का। अब ऐसे जो है इसमें कुछ ज्वाइंट होते हैं, समझ गए, इसमें कुछ ऐसे ज्वाइंट होते हैं जिसमें फ्रंटली होता है, पोस्टेरियर, एंटेरियर, समझ गए। तो ये सब जो है चीज़ें होता है। उसी में हम आपको बताए थे कि जैसे ये बोन हो गया, ये वाला बोन है, ये भी बोन है, ये भी बोन है, तो ये सब जो है एक दूसरे से जो कनेक्ट है ये सेचुअर बनाता है, समझ गए। सेचुअर ज्वाइंट कपाल में, मतलब मस्तिष्क में जो हड्डी है उसमें जो ज्वाइंट होता है वही सेचुअर होता है, समझ गए। तो कहता है कि दो पेराइटल बोन, समझ गए ना, कि दो पेराइटल बोन के बीच में जो है कौन सा, अस्थियों के मध्य में कौन सा सूचर पाया जाता है, तो सेजाइटल सूचर होता है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, कहता है गर्भ अवस्था के दौरान महिला को अत्यधिक उल्टी होती है तो उसे क्या कहते हैं। माय डियर, गर्भ अवस्था के दौरान आप लोग को पता है कि महिला जब प्रेगनेंसी में होती है तो उसको बहुत ज़्यादा उल्टी आता है। तो उस बहुत ज़्यादा अगर उल्टी होगा, अगर नॉर्मल उल्टी है तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा उल्टी है तो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उल्टी से शरीर से तरल पदार्थ निकलता है, तो ऐसे में प्रॉब्लम होता है। तो जब बहुत ज़्यादा अगर उल्टी होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं। हाइपर मतलब क्या होता है, ज़्यादा, और ग्रेविडेरम मतलब उल्टी होना। तो बहुत ज़्यादा उल्टी होना हाइपर ग्रेविडेरम कहलाता है। मॉर्निंग सिकनेस होता है जो आपके देखा जाता है, चक्कर आना, कमजोरी सा लगना सुबह सुबह उठते ही समय, तो यह प्रेगनेंसी में होता है। उसके बाद है पाइका, आप लोग को बता दिए, कल ही बताए थे पाइका के बारे में। आगे है यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है आपका। यहाँ पे कहता है कि मासिक धर्म के अस्थायी समापन को क्या कहा जाता है। मीन्स जो मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होता है इसके परमानेंट क्लोज हो जाना क्या कहलाता है। तो आपको पता होगा कि 45 से लेकर 50 वर्ष के उम्र में जो है एक सिचुएशन आता है जहाँ पे जो फीमेल होती है उसका यह गुण खत्म हो जाता है, और इसके ख़त्म होने के साथ में ही जो बच्चे जनन करने की क्षमता है वह भी समाप्त हो जाता है। क्योंकि जब यह साइकिल ही बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है जो जनन क्षमता है वो भी खत्म हो जाएगा। तो राइट आंसर मेनोपॉज होगा, समझ गए, मेनोपॉज राइट होता है। ओके, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। चौथा प्रश्न है आपका आज का कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा टीका प्रतिबंधित नहीं है। अब इनमें से कौन सा टीका है जो प्रतिबंधित नहीं है, समझ गए, मतलब दिया जाता है, समझ गए। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन सा टीका है, मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ पे, तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि प्रेगनेंसी के टाइम में इनमें से जो टीका होता है वह यही टीका लगता है, समझ गए, टिटनेस का ही। बाकी रूबेला भी नहीं लगता है, मम्प्स भी, और मम्प्स मीजल्स दोनों में से कोई नहीं लगता है, समझ गए। तो ये सब याद रखिएगा, ये लगता है टिटनेस का टीका, समझ गए। आगे चलते हैं। 5वां नंबर का प्रश्न है, वार्टन्स जेली दिखाई देता है। माय डियर, वार्टन्स जेली जो है कहाँ दिखाई देता है, तो वार्टन्स जेली प्लेसेंटा में, अम्बिलिकल कॉर्ड में, ओवरी में और वेजिना में। कहाँ दिखाई देता है, तो याद रखिएगा अम्बिलिकल कॉर्ड। वार्टन्स, देख लीजिए, वार्टन्स जेली, वार्टन्स जेली पूछेगा प्रश्न आपका कि अम्बिलिकल कॉर्ड में दिखने वाला एक जेली कौन सा है, तो यही वार्टन्स जेली है। प्रश्न किसी भी प्रकार से घुमा के पूछा जा सकता है, समझ गए। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भाशय को बढ़ाता है। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो प्रेगनेंसी के दौरान जो है यूट्रस को क्या करता हो, बढ़ा देता हो, तो वह होता है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ का बढ़ जाना, आकार में वृद्धि हो जाना, तो यही हाइपरट्रॉफी होता है, समझ गए। उसके बाद है 7वां है, यहाँ पे देखिएगा, अच्छा प्रश्न है आपके लिए। माय डियर, कहता है कि स्तनपान, समझ गए, लैक्टेशन के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है। तो लैक्टेशन मतलब स्तनपान कब जो है कौन सा हार्मोन इसमें जिम्मेदार है, ल्यूजिनाइटिंग हार्मोन, LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो जो स्तनपान कराने के लिए जो जिम्मेदार हार्मोन है वह हार्मोन आपके होते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन, समझ गए, कौन सा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ओके, 8वां नंबर का प्रश्न है माय डियर, कहता है कि गैर गर्भवती के गर्भाशय का वजन कितना होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे अपना संभाल लीजिएगा, थोड़ा सा एलर्जी का प्रॉब्लम है अभी चल रहा है, ठीक है ना। कहता है गैर गर्भवती मतलब कोई ऐसे फीमेल है जिसमें गर्भवती प्रेगनेंसी नहीं है, तो उसका उस समय जो है उसका यूट्रस का वजन लगभग कितना होता है,
तो यह एक सीधा समझिए कि एक सामान जो प्रेगनेंसी नहीं है उस समय यूट्रस का वजन बहुत कम होता है, आप देख लीजिए 60 से 80 ग्राम तक वजन होता है, समझ गए। यही चीज़ें लगभग 20 गुना बढ़ जाता है जब प्रेगनेंसी हो जाता है। तो समान भ्रूण की हृदय गति कितनी होती है? तो जो एक हार्ट बीट एक नॉर्मल व्यक्ति का होता है उससे कहीं ज़्यादा एक जो है भ्रूण फीटल का होता है, समझ गए। तो जो 120 से 40 है यही राइट आंसर होगा आपका, समझ गए ना, यही राइट आंसर आपका होगा यहाँ पे 120 से 40 बीट पर मिनट। 10वां प्रश्न है, निषेचन का समान स्थल कहाँ है? तो आप लोग को पता होगा कि निषेचन का समान स्थल जो है फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले स्थान पर होता है, समझ गए, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले स्थान पर, याद रखिएगा। 11 नंबर का प्रश्न है माय डियर, गर्भ अवस्था के दौरान कुल कैलोरी की आवश्यकता कितनी जो है होती है? तो आपको पता है एक नॉर्मल फीमेल जो है उसको से कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है जब प्रेगनेंसी आता है, तो क्योंकि उस समय उसका बच्चा भ्रूण जो पल रहा होता है उसको भी खुराक देना पड़ता है अपने थ्रू, तो इसलिए एक प्रेगनेंसी के दौरान कैलोरी की आवश्यकता बढ़ जाता है और यह बढ़कर 2000 से 2500 किलो कैलोरी हो जाता है, समझ गए। 12 नंबर का माय डियर प्रश्न है, कौन सी संधि सेंक्रम, समझ गए, संधि मतलब क्या होता है, ज्वाइंट, सेक्रम तथा कॉक्सिक्स के मध्य में पाया जाता है, समझ गए, के मध्य में पाया जाता है। देखिए तो अब यहाँ पे आपको पता है कि कॉक्सिक्स और सेक्रम कहाँ जो है आपके होते हैं, तो आपको पता है कि जो पूँछ वाला जो स्पाइनल होता है तो उसके पूँछ वाला जो नीचे होता है ना, जो आपके नीचे की हिप में कुल्हा में जो है ज्वाइंट होता है, तो वही जो पूँछ समान होता है सेक्रम होता है, समझ गए। तो कहता है कि सेक्रम और कॉक्सिक्स के बीच में कौन सी ज्वाइंट जो है पाई जाती है? तो यहाँ पे हमको बताना है कौन सा है, चलिए बताते हैं हम लोग, सेक्रोकॉक्सियल, समझ गए, देख लीजिए यहाँ पे सेक्रोकॉक्सियल, समझ गए, सेक्रोकॉक्सियल याद रखिएगा, जो सेक्रम और कॉक्सिक दोनों के बीच में पाया जाता है। तिरछे कॉन्जुगेट की नाप डायमीटर ऑफ डायगोनल कंजुगेट कितनी होती है? मतलब एक तिरछे कंजुगेट की नाप यानी डायमीटर ऑफ डायगोनल कंजुगेट लगभग 13 सेंटीमीटर के आसपास में जो है इसका नाप डायमीटर होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए। आगे है 14 नंबर का प्रश्न है माय डियर, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग पढ़िए, यहाँ पे देखिए, कहता है कि वह वर्ष जिसमें चाइल्ड सर्वाइकल और सेफ मदरहुड की शुरुआत हुई, कौन सा वर्ष है जहाँ पे CSSM का शुरुआत हुआ, चाइल्ड सर्वाइकल एंड सेफ मदरहुड। ओके, तो यह 1992 में शुरू हुआ, समझ गए। तो ये चीज़ें सबको याद रखिएगा, आगे चलिए। तो डियर यहाँ पे मैंने आपको जो दिया, अब 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, कहता है कि ओवेरियन फॉलिकल के परिपक्व होने में सहायता करने वाला जो है हार्मोन कौन सा है? अब आपको बताना है कि जो ओवेरियन फॉलिकल होता है, जो ओवेरियन फॉलिकल है उसको मैच्योर करने में कौन सा हार्मोन सहायता करता है? क्योंकि आपको पता है कि अंडा को परिपक्व करने में कौन सा हार्मोन जो है सबसे ज़्यादा सहायता करता है, तो FSH ही होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह आपके अंडा जो होता है उसको परिपक्व करने का काम करता है, समझ गए। 16 नंबर का प्रश्न है, कहता है यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कि 3 या इससे अधिक बार लगातार एवं स्वतः गर्भपात हो जाए तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? कह रहा है कि 3 बार या इससे अधिक अगर लगातार जो है एवर्सन हो जाए स्वतः ऑटोमेटिक, तो इसे हम लोग इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग रिकरेंट मिसकैरेज कहते हैं, यानी बार बार गर्भपात होना, समझ गए। तो ये चीज़ें को समझिए। आगे है 17 नंबर का प्रश्न है कि गर्भ अवस्था के दौरान महिला को प्रतिदिन कितनों कैलोरी की आवश्यकता, अत्यधिक आवश्यकता, अतिरिक्त पूछ रहा, वहाँ पे टोटल पूछा था तो हम लोग 2000 से लेकर 2500 तक बताए थे, समझ गए, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना अतिरिक्त, तो 500, 300, 800 या 200, तो 300 अतिरिक्त जो है आवश्यकता हो जाता है, समझ गए। तो इस चीज़ को प्रत्येक दिन 300 अतिरिक्त आवश्यकता पड़ता है। ओके, अब चलिए हम 18 नंबर का प्रश्न है, कहता है झिल्लियों के फटने के बाद नाभि नाल गर्भ प्रस्तुति अंग के आगे उपस्थित हो तो इसे कहते हैं। देखिए अब होता यह है कि झिल्ली जब फटता है तभी बच्चा जो है यूट्रस से बाहर निकल पाता है, तो जब झिल्ली फटता है जैसे ही, तो यूट्रस का झिल्ली जैसे ही फटता है बच्चा बाहर आता है, तो उसमें जो नाभि नाल होता है, वह नाभि नाल जो प्रेजेंटेशन होता है, प्रस्तुति होता है गर्भ के, उसमें जो है अगर यह उपस्थित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कोल्ड प्रेजेंटेशन कहते हैं, यानी प्रस्तुति भाग में अगर नाल आ जाए, कोल्ड आ जाए, तो उसे कोल्ड प्रेजेंटेशन कहते हैं। प्रेजेंटेशन मतलब होता है प्रस्तुति, मतलब दिखने वाला भाग, समझ गए।
चलिए 19 नंबर का है, कहता है यहाँ पे कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि योनि के भित्ति के चारों तरफ सीधे रक्त की आपूर्ति बढ़ जाने के कारण योनि का जो रंग होता है वह गहरा बैंगनी। यहाँ पे देखिए कहता है कि जो भेजिना होता है योनि, उसके भित्ति जो दीवार होता है उसके चारों तरफ से जो सीरिये रक्त की आपूर्ति बढ़ जाने के कारण जो योनि का काला रंग गहरा रंग में बदल जाता है उसको क्या कहते हैं। देखिए अब नॉर्मल जो भेजिना होता है, आप लोग सब लोग जो है अगर फिगर में कहीं भी देखे हैं तो आप लोग को पता होगा कि कैसे होता है, समझ गए। लेकिन जब ये प्रेगनेंसी होता है तो होता यह है कि उस टाइम जो उसमें रक्त का जो संचार होता है बढ़ जाता है, समझ गए। और बढ़ने के कारण जो योनि का काला का रंग है, समझ गए, योनि कला जो है उसका रंग गहरा बैंगनी और रक्त संचयी हो जाता है, मतलब रक्त जमा होने से जो है वह अपना रंग हल्का बदल लेता है, बैंगनी कलर में हो जाता है। तो इसी चीज़ के होने को यह एक साइन को दर्शाता है, समझ गए। वह साइन होता है चैडविक साइन, समझ गए। अब यहाँ पे कहता है कि श्रोणि में कितने जोड़ होते हैं। जोड़ मतलब क्या होता है, ज्वाइंट। श्रोणि में कितने जोड़ होते हैं, समझ गए। तो इस जोड़ को जो है बताना है कितने होते हैं। तो यह 3 होते हैं, 4 होते हैं, 2 होते हैं या 5 होते हैं। तो माय डियर यह जो है श्रोणि पेल्विक में जो ज्वाइंट होता है वह 4 होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके आगे चलिए। तो आपको पता होना चाहिए पेल्विक में अगर बोन की संख्या पूछेगा तब तो 3 होता, समझ गए। लेकिन अगर यह ज्वाइंट पूछे तो 4 होगा, समझ गए, याद रखिएगा। आगे है 21 नंबर का वीडियो है, 21 नंबर का क्वेश्चन है कि ऑसिपिटल एवं पेराइटल अस्थियों के बीच में बनी जो सीवन होता है उसे क्या कहते हैं। ऑसिपिटल और पेराइटल के बीच में जो सेचुअर बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेम्बॉयड सेचुअर कहते हैं, समझ गए, लेम्बॉयड सेचुअर कहते हैं, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। माथा वाला में से वो जो है आपको सेचुअर हो या बोन हो पूछेगा ही पूछेगा बच्चे के लिए, समझ गए। आगे है निकास द्वार का अनुप्रस्थ व्यास श्रोणि ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ पेल्विक आउटलेट होता है, तो यह 13 सेंटीमीटर होता है, समझ गए। जब निकास द्वार आउटलेट जब डायमीटर पेल्विक का जो होता है निकासी द्वार होता है उसका व्यास जो है 13 सेंटीमीटर होता है, समझ गए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पेल्विस में सारा चीज़ें होता है तो उस पेल्विस का जो आपका निकास द्वार होता है कितना होता है, इसका व्यास 13 सेंटीमीटर, इसका याद रखिएगा। ओके 23 नंबर है, कहता है कि कौन सी श्रोणि मतलब कौन सी पेल्विस जो है पुरुष श्रोणि के समान होती है। तो पुरुष में एंड्रोइड पेल्विस पाया जाता है, समझ गए, और यह पुरुष के समान भी होता है। सबसे अच्छा बच्चे के जन्म देने के लिए जो पेल्विस होता है वह गाइनिक्वाइड पेल्विस होता है, ये भी याद रखिएगा। पेल्विस कुल 4 प्रकार के याद रखिएगा। ओके चौथा है, कहता है टेस्टिस यानी वृषणों से कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है। तो जो अंडकोश होता है वृषण यहाँ पे बनता है, समझ गए, स्क्रोटम में। तो इसमें जो कौन सा हार्मोन वो जो है रिलीज होता है, तो यहाँ से जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। बाकी रही तो ये दोनों हार्मोन जो है फीमेल हार्मोन है, समझ गए, और यह भी एक जो है हार्मोन ही है ऑक्सीटोसिन। ओके उसके बाद है 25 नंबर का है गोनेरिया का कीटाणु क्या है। पहले भी पढ़ा है कि गोनेरिया जो है नाइसीरियाई गोनेराई के कारण होता है, एस टेरेपनोमा पेलिडम के कारण सिफिलिस होता है, पता होनी चाहिए, समझ गए। कैंडिडा अल्बिकेंस के कारण ओरल थ्रस होता है, मुख पाक जिसको कहते हैं बच्चे में, समझ गए। HIV एड्स होता है HIV के कारण। ओके 26 नंबर है, कहता है निषेचित अंडे का गर्भाशय गुहा के बाहर रोपित होने को क्या कहते हैं। देखिए निषेचित अंडे मतलब जो फर्टिलाइज ओवम होता है उसको अगर यूट्रस के बाहर अगर वह आरोपित होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए अगर जो फर्टिलाइज हो जाता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होने के बाद जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट होता है वह कहाँ जाके आरोपित होना चाहिए, यूट्रस में। जो कि यूट्रस में नहीं होता है और वह यूट्रस से बाहर अगर कहीं आरोपित हो जाता है, आरोपित होने का मतलब कि उस प्रोडक्ट का विकास होने लगता है, तो विकास कहाँ होना चाहिए, यूट्रस में। तो यूट्रस में नॉर्मल होना चाहिए लेकिन नहीं हो पाता है, वह यूट्रस के बाहर आरोपित हो जाता है, विकास होने लगता है, तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, समझ गए, याद रखिएगा। 27 नंबर कहता है कि उल्प द्रव मतलब समझ रहे ना, एमनियोटिक फ्लूइड,
एमनियोटिक फ्लूइड का उदर के पार चूषण करना क्या कहलाता है? एमनियोसेंटेसिस कहलाता है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड को निकालना हो और वह एब्डोमिनल के जरिए जो है उसे चूषण किया जाए, एब्डोमिनल देख लीजिए, ट्रांस एब्डोमिनल एस्पायरेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड को उदर के पार करके चूषण करता है, निकालता है एमनियोटिक फ्लूइड को, तो उसे एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। समझ गए? पारासेंटेसिस किसे कहते हैं? जब पेट में पानी सॉरी ये नहीं, पारासेंटेसिस ये नहीं होगा। समझ गए? एवर्सन मतलब गर्भपात होता है, पता है, तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, कहता है प्रसव शुरू करने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? तो माय डियर आपको पता होना चाहिए कि प्रसव के लिए अगर किसी महिला को अगर प्रसव में देरी होता है तो उसके लिए जो दवाई दिया जाता है महिला को, वो दवाई कौन सा होता है? वह ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है, यह दवाई दिया जाता है, इंजेक्शन, जो यूट्रस को क्या करता है? बहुत ज़्यादा कंट्रैक्ट करता है, संकुचन करता है, जिसके फलस्वरूप जो है बच्चा बाहर की तरफ धकेला जाता है। समझ गए? तो यह शुरू करता है ऑक्सीटोसिन। 29 है, कहता है विनोव्यूलर ट्विंस का विकास होता है। विनोव्यूलर ट्विंस का विकास कहाँ होता है? अब यहाँ पे देखिए कह रहा है, यहाँ पे कह क्या रहा है मैं आपको अभी बता देता हूँ, देख लीजिए कह क्या रहा है, यहाँ पे एक चीज़ें को सोच लीजिए। कह रहा है कि विनोव्यूलर ट्विंस का विकास कहाँ होता है? विनोव्यूलर ट्विंस, समझ गए? तो आपको बताना है कहाँ होता है, सिर्फ याद रखिए आंसर। तो जो विनोव्यूलर ट्विंस होता है, इसका 2 डिम्ब और 2 शुक्राणु होता है, तब जाके इसका विकास जो है होता है। समझ गए? तो विनोव्यूलर ट्विंस का विकास होता है 2 डिम्ब और 2 शुक्राणु। समझ गए? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, तभी जाके यह 2 चीज़ें बनता है। सिफिलिस के लिए कौन सा कीटाणु है? तो ये सब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है, पता है, ट्रेपेनोमा पेलिडम, विब्रियो कोलेरा, समझ गए? ई कोली, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के लिए होता है। समझ गए ना? तो ये सब पूछा जाने वाला प्रश्न है। मासिक धर्म के साथ दर्द होना क्या कहलाता है? डिसमेनोरिया। डिस मतलब डिफिकल्ट, मतलब दर्दयुक्त या कठिनाई पूर्वक मासिक धर्म होना डिसमेनोरिया कहलाता है। मेनोपॉज मतलब रुक जाना, एमेनोरिया मतलब होता है बिल्कुल मासिक धर्म होना ही नहीं। समझ गए? तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है 32 नंबर है कोरियोनिक गेनोडोट्रोपिन। यहाँ पे देखिए अच्छा प्रश्न है, कहता है कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन उत्पन्न होता है, कहाँ से उत्पन्न होता है? तो साइटोफ्लोब्लास्ट से उत्पन्न होता है। समझ गए? कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो है कहाँ से उत्पन्न होता है? साइटोट्रोफोब्लास्ट से उत्पन्न होता है। ओके, आगे चलिए। 33 नंबर का प्रश्न है, 8वें सप्ताह से आगे अत्यधिक रक्त संवहन के कारण, समझ गए, योनि मार्ग के रेटलर फॉर्निक्स में बढ़ी हुई धड़कनें महसूस की जा सकती है, इसे हम लोग ऑसिएंडर साइन कहते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही 8 सप्ताह देखिएगा, समझ गए, योनि के लेटरल फॉर्निक्स देखिएगा, इसमें धड़कन महसूस वाला वर्ड आ जाएगा, सीधा आंख मूंद कर ऑसिएंडर साइन पर मार दीजिएगा। ऑसिएंडर साइन ये बताता है कि जैसे ही प्रेगनेंसी के 8वें सप्ताह आगे बढ़ता है, तो जैसे ही रक्त संवहन योनि मार्ग में होने लगता है तेजी के साथ, तो वहाँ पे एक फॉर्निक्स जो होता है उसमें धड़कन महसूस जो है होने लगता है, मतलब बीट उसमें उत्पन्न होने लगता है, और यह ऑसिएंडर साइन को बताता है। ओके, 34 है, कहता है कि नाभि नाल में कितने आर्टरी और कितने भेन होते हैं? मतलब जो बच्चे और जो यूट्रस के साथ लगा हुआ जो नाभि नाल होता है, जो कोर्ड होता है, अम्बिलिकल कोर्ड, उसमें कितने भेन और कितने आर्टरी होते हैं, जिसके फलस्वरूप ब्लड का सर्कुलेशन शिशु में होता है? तो उसमें 2 आर्टरी होता है और 1 भेन होता है। समझ गए? इस चीज़ को याद रखिएगा, 2 आर्टरी और 1 भेन। समझ गए? तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। 35 नंबर का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, गर्भ अवस्था में गहरे रंग की एक रेखा होती है जो कि नाभि से प्यूबस तक होती है। अब आपको प्यूबस पता होना चाहिए कि प्यूबस कहाँ होता है, प्यूबस मॉन्स, समझ गए? तो आपको पता होना चाहिए कि प्यूबस वाले एरिया पर ही जो है बाल उगता है फीमेल के। समझ गए ना? तो ऐसे जो कि भेजिना के ठीक ऊपर होता है, फूला हुआ जो सतह होता है। तो मानिए नाभि यहाँ पे है, यहाँ पे नाभि है, समझ गए? नाभि से लेकर, समझ गए, नाभि से लेकर और मान गए यहाँ तक प्यूबस एरिया है। समझ गए? यहाँ पे बाल उगने वाला प्यूबस है और यह आपका भेजिना है। समझ गए? यहाँ पे बाल उगता प्यूबस एरिया है। समझ गए? तो इस नाभि से लेके प्यूबस एरिया तक इस बीच में जो रंग, गहरे रंग का एक लाइनिंग हो जाता है, डार्क सर्कल हो जाता है स्किन पर, इसको हम लोग एस्ट्राई ग्रेविडेरम कहते हैं। समझ गए? जो प्रेगनेंसी टाइम में हो जाता है। समझ गए? स्ट्रेचिंग हो जाता है।
36 नंबर है, गर्भाशय के लंबवत अक्ष के साथ, समझ गए, गर्भस्थ शिशु के लंबवत अक्ष का जो संबंध रहता है उसे क्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, समझिएगा यहाँ पे क्या होता है। अब देखिए होता क्या है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। कहता है कि गर्भाशय है, यूट्रस है, समझ गए, फीमेल के यूट्रस है, समझ गए। अब उसमें कोई बच्चा पल रहा है, अब मान गए बच्चा पल रहा है, बच्चा ऐसे लंबत है यूट्रस में, समझ गए, ऐसे है, और यह बच्चा लंबत है, साथ में यह किसके लंबत है, यह यूट्रस के, देख लीजिए, गर्भाशय के लंबत अक्ष मतलब एकदम लेटरल, समझ गए, लेटरल एक्सिस, समझ गए ना। चलिए अब यहाँ पे लेटरल या लॉन्ग जो है एक्सिस कहिए, लॉन्ग एक्सिस के साथ गर्भस्थ शिशु के लंबवत अक्ष जो संबंध रहता है, मतलब यूट्रस अगर लंबा हो जाएगा, अगर बच्चा अगर लंबाई में अगर लंबवत है तो यूट्रस भी लंबवत होगा, क्योंकि जैसे शिशु अगर आकार इधर उधर करेगा तो यूट्रस भी बदलेगा, तो जब ये लंबवत होता है तो दोनों लंबवत होगा तो वह सीधा जो है आपके पेट में रहता है, समझ गए। तो उस स्थिति को लाई हम कहते हैं, उसके संबंध को लाई कहते हैं जब दोनों परस्पर एक सीध में हो, समझ गए। स्त्री में गर्भावस्था में करीब कितने किलोग्राम शारीरिक भार में वृद्धि होता है। जब एक फीमेल गर्भ के कंडीशन में होता है तो लगभग उसका जो है 10 से लेकर 12 केजी तक बढ़ते हैं। तो ऑप्शन में देखेंगे 10 से 12 के आसपास कौन सा है, तो 12.5 यहाँ पे दिया है, यही राइट आंसर होगा, समझ गए। तो स्त्री को बढ़ जाता है वजन 10 से 12 केजी एक्स्ट्रा प्रेगनेंसी टाइम में। 38 है, कहता है लोकिया रूबरा का रंग कैसा होता है। माय डियर, लोकिया जो रूबरा होता है इसका जो रंग होता है वह डार्क रेड में होता है, समझ गए, डार्क रेड में होता है। 39 नंबर का है, गर्भ अवस्था के कौन से समय पर गर्भाशय का फंडस जो है सिम्फिसिस प्यूबिस तक पहुंच जाता है। अब प्यूबस आप लोग को पता है कि वहां तक पहुंच जाता है, तो गर्भ अवस्था के कौन से समय होने पर गर्भाशय यूट्रस का जो फंडस वाला एरिया है वह सिम्फिसिस प्यूबिस तक पहुंच जाता है, लमर का, चूंकि बच्चा का उसमें जो है क्या होगा, विकास ज़्यादा होगा तो धीरे धीरे वह नीचे की तरफ दबाव देगा, तो नीचे चूंकि वेजिनल एरिया है और वेजिनल एरिया के ठीक ऊपर प्यूबस है, प्यूबिस एरिया है, तो वहाँ तक यूट्रस का फंडस भाग आ जाता है, तो वह कितने सप्ताह में हो जाता है, तो यह आपके 24वें सप्ताह में होता है, समझ गए। तो 24 सप्ताह समझ लीजिए कि कितना समय हो जाता है आपका। आगे है, बार बार सिजेरियन सेक्शन करने से क्या खतरा हो सकता है। अगर किसी को बार बार सिजेरियन चीरा लगा के बच्चे किया जाए तो उसमें क्या खतरा होता है, तो उसका खतरा ही होता है कि रैप्चर ऑफ यूट्रस, यूट्रस जो है उसका फट सकता है। तो यह जो है आपका एक कॉम्प्लिकेशन रहता है कि अगर कोई बार बार सिजेरियन करवाता है तो उसको प्रॉब्लम होता है यूट्रस फटने का। तो ऐसे में बार बार सिजेरियन करके होता भी नहीं है बच्चा, प्रॉब्लम होता है बहुत, समझ गए। तो बार बार जो है सिजेरियन सेक्शन से बच्चे निकालने का रोकना चाहिए, वरना यूट्रस रेप्चर कर सकता है, फट भी सकता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 40 प्रश्न आज कंप्लीट करा दिया। अब आपका काम है कि देखिए इतना कष्ट में मेरा नाक बंद नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको मैं वीडियो कंप्लीट करा दिया 40 क्वेश्चन, समझ गए। तो इसके लिए अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ हो तो सॉरी, बाकी मैं यही कहूँगा आप लोग पढ़िए, जहाँ भी अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आए वीडियो को रोकिए और वहाँ पर समझिए, अपना दिमाग लगाइए, ठीक है। और सबसे अच्छा तरीका जो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि आपको अगर नॉलेज बहुत ज़्यादा विस्तृत करना है तो मैंने यहाँ पे 40 प्रश्न आपको बताया ना। रैप्चर ऑफ यूट्रस क्या होता है, अगर हम नहीं समझ रहे हैं कि यूट्रस कैसे फट जाता है तो जाइए आप गूगल पर सर्च मारिए रैप्चर ऑफ द यूट्रस, अपने आप जो है हिंदी में लिखिएगा तो हिंदी में सब आ जाएगा और समझ लीजिए। तो ऐसे ज्ञान बढ़ाया जाता है, खुद को सर्च कर कर के आप चीज़ें को अर्जित कर सकते हैं, और एग्ज़ाम के टाइम में तो ऐसे करने से और ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं हकीकत बता रहा हूँ, मोबाइल सामने रखिए और सर्च मारिए कि जो भी चीज़ में दिक्कत हो उसको सर्च मारिए और लिखिए कि ये चीज़ें क्या होता है, ऐसे लिखिए, हिंदी में आ जाएगा और उसको आप समझ लीजिए एक बार। जो जो चीज़ें आपको कन्फ्यूजन लगे ऐसे ही करके और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें के बारे में जान कर जाइएगा तो आपको ही फायदा होगा। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ऐसे आपका कोई बताएगा नहीं, समझ गए। और ऐसे करके आप देखिए कितना नॉलेज आपका बढ़ जाता है, समझ गए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा